फिरदौस मुस्ताक के पास पहुंचा। भाईजान, मैं बता रहा हूं आपको कि आरिफ मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। ये हमारे जैसा नहीं है। हम लोगों ने भले ही कई कत्ल किए हैं, लेकिन बात जब हमारी जान की आती है तो हमारी आंखों में कई बार मौत का खौफ दिखा है। हम डर से कांपे भी हैं। पर आरिफ ऐसा नहीं है। उसकी आंखों में मैंने कभी डर नहीं देखा, तब भी नहीं जब मैंने उस पर अपनी बंदूक तान दी थी। वो हर वक्त बेखौफ घूमता है। अजीब सा जुनून और पागलपन है उसके अंदर। ये सब हम आतंकियों में नहीं होता भाईजान। मेरा प्लान भी पक्का इसी ने फेल करवाया है। मुस्ताक उसे गुस्से से घूरने लगा। बस बहुत हुआ फिरदौस। आरिफ ने बिल्कुल सही कहा था कि तुम अपनी नाकामियों का ठीकरा उस पर फोड़ रही हो। तुम्हारी बाकी बातों से मैं सहमत भी हूँ कि वो बहुत बहादुर है, लेकिन तुम्हारे प्लान की नाकामी के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। मैंने पहले ही कहा था कि मेरे लिए कोई भी इंसान सिर्फ तब तक अजीज है जब तक कि वह मेरे काम का हो। और मुझे बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम में अब पहले वाली बात नहीं रही। अब इस संगठन में न तुम्हारा पहले जैसा खौफ रहा है और ना ही तुम्हारे काम में पहले वाली धार रही है। फिरदौस, लेकिन भाईजान। मुस्ताक, एक बात कान खोलकर सुन लो। अब अगर एक बार और तुम नाकामयाब रहे तो तुम्हें हमारे संगठन से निकाल कर फेंक दूंगा मैं। आरिफ का रुतबा संगठन में बड़ा है। वह सभी को साथ लेकर चल रहा है और जावेद के साथ होने वाले सौदे से भी हमें बहुत फायदा होगा, क्योंकि ये बात तुम्हें भी पता है कि हमारे पैसे और रसद दोनों खत्म होते जा रहे हैं। आर्मी वालों की मुस्तैदी की वजह से ना तो हम अपने ड्रग्स यहाँ इस मुल्क में बेच पा रहे हैं और ना ही सीमा पार से हमें कोई मदद मिल पा रही है। ऐसे मुश्किल हालातों में इतना बड़ा सौदा तय किया है उसने। कल को अगर मैं अच्छा काम नहीं करता हूँ तो जाहिर है कि मेरे आका मुझे कमांडर के पद से हटा देंगे। हमारा सिर्फ एक ही मिशन है और वो है इस मुल्क की तबाही। तो फिलहाल इसी पर ध्यान दो। आरिफ तुमसे कहीं ज्यादा काबिल है। अगर अपनी काबिलियत साबित कर सको तो तुम्हें फिर से अपना पुराना ओहदा मिल जाएगा। फिरदौस अपना सा मुंह लेकर तंबू से बाहर निकल गया। उसने दूर खड़े आतंकियों के साथ कबीर को हंसते हुए देखा तो तिलमिलाकर रह गया। वह चाहता था कि अभी कबीर की गर्दन धड़ से अलग कर दे, लेकिन वो ये भी जानता था कि बिना सबूत के आरिफ को हराना बहुत मुश्किल है। वैसे भी मुस्ताक ने उसे एक आखिरी मौका दिया था जिससे उसे बहुत संभल कर रहना होगा। वह खुद पर काबू करता हुआ अपने तंबू में चला गया। माही जय के पास पहुंची और उसके पैर की चोट को देखकर रोने लगी। इतनी चोट कैसे लगी तुम्हें? ज्यादा तो नहीं दुख रहा? खुद को खतरे में डालने की क्या जरूरत थी? जय गंभीर सा बोला। ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बस 8-10 स्टिचेस हैं। माही उसे अचंभे से देखने लगी। इसे तुम जरा सी चोट कहते हो? जय, इससे भी कहीं गहरे खौफ खाकर बैठा हूं मैं। माही, वो सब मैं नहीं जानती, लेकिन तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। जय चुप हो गया। माही, क्या बात है, तुम मुझसे नाराज हो? जय, मैं किसी से नाराज नहीं। माही, वो तो दिख रहा है। कहीं तुम मुझसे इस बात से तो नाराज नहीं कि कल रात तुमने मुझे फोन किया था और मैंने कॉल रिसीव नहीं की? जय कुछ कहता कि उससे पहले ही माही अपनी सफाई देने लगी। दरअसल हुआ यह है कि कल अदिति दीदी हमसे मिलने आ गई, तो रात को बातों में पता ही नहीं चला तुम्हारे फोन का। जय कुछ सोचकर बोला, यह अदिति कैसी है? मतलब तुम्हारे साथ उसका कैसा रिश्ता है? माही, अदिति दी तो बहुत ज्यादा अच्छी हैं। मुझे हर मामले में सपोर्ट करती हैं। हम दोनों की बहुत अच्छी बनती है। इतना सुनना था कि जय निराश हो गया। वह तो सोच रहा था कि अगर इन दोनों में कुछ खास नहीं बनती होगी तो वह अभी माही को सारा सच बता देगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हुआ। पता नहीं माही कैसे रिएक्ट करेगी। बाहर मंजीत के सवाल पर अदिति पहले तो चौंकी, फिर मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। 12th क्लास में कोचिंग क्लासेस एक साथ ली थी हमने। फिर एक रोज यह अचानक गायब हो गया और आज इतने सालों बाद मुझे मिला है। मैं पूछना चाहती हूँ कि अचानक क्यों गायब हो गया था? मंजीत सोच में पड़ गया कि हो सकता है कि इसे अभी तक पता ही ना हो कि उस दिन जय ने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया था, या फिर अभी ये मेरे सामने मासूम बनने का नाटक कर रही है। मंजीत को अब जय का गुस्सा भी याद आया। उसने सोचा कि अगर आज इन दोनों का आमना सामना हो जाए तो जय अपना सारा गुस्सा इस पर निकाल देगा,
जिससे इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी और जय के दिल का गुबार भी निकल जाएगा। वह बोला, अच्छा तो तुम शौक से जय से मिल सकती हो। अदिति खुश हो गई कि फाइनली आज इतने सालों बाद वह जय से मिल सकेगी और पूछ सकेगी कि क्यों वह बिना बताए उसे छोड़कर चला गया था। माही ने देखा कि जय ज्यादा बातें करने के मूड में नहीं है तो उदास सी उठ खड़ी हुई। लगता है तुम बहुत थके हुए हो, आराम करो, मैं बाद में आकर मिलती हूँ। वह मायूस सी कमरे से बाहर निकल गई। जय भी अब उदास हो गया और आंखें बंद कर लेट गया। कुछ ही पलों में कमरे का दरवाजा खुला। जय ने आंखें खोलकर सामने देखा तो दरवाजे पर मंजीत खड़ा था। वह रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोला, कोई तुमसे मिलना चाहता है। कहते हुए वह एक और हट गया। जय को अब अदिति खड़ी दिखाई दी जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। जय उसे देखते ही एक बार फिर गुस्सा हो गया। उसे यूं नाराज होते देख अदिति के चेहरे की हंसी गायब हो गई। वह अब चुपचाप से आगे बढ़ जय के पास बैठ गई तो जय ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। मंजीत तब तक कमरे से बाहर निकल गया और माही को अपने साथ ले गया कि चलो हम थोड़ा घूम कर आते हैं। अदिति, कैसे हो जय? जय ने कोई जवाब नहीं दिया। अदिति ने उसके हाथ को थामना चाहा लेकिन जय ने अपना हाथ पहले ही पीछे खींच लिया। अदिति परेशान सी उसे देख रही थी। ऋषभ ने पीछे मुड़कर देखा तो सामने मनीष खड़ा था। उसे देखते ही ऋषभ दंग रह गया। तुम यहाँ? मनीष हंसते हुए बोला, यकीन मानिए सर, लेकिन अभी कुछ देर पहले जब मैंने आपको यहाँ देखा तो मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल था। लगता है हमारा एक बार फिर मिलना लिखा था और सच कहूं तो मैं तो खुद भी आपसे मिलना चाहता था। ऋषभ गुस्से से बोला, क्यों? लगता है उस दिन की मार भूल गए हो। क्यों आए हो यहाँ? मेरा पीछा कर रहे हो? मनीष, बिल्कुल नहीं, मैं तो आपकी बीवी से मिलने आया था। मुझे सच में नहीं पता था कि आप यहीं हैं। मैं तो सोच रहा था कि आप तक कैसे पहुंचूं, लेकिन आप तो खुद ब खुद मिल गए। तो बताइए, कैसी लाइफ चल रही है आपकी? मेरा मतलब है आपकी और आपकी पत्नी सुनी की। ऋषभ, तुम्हें इससे क्या मतलब है और तुम मेरी बीवी से मिलने क्यों आए हो? मनीष, मैं सब बताऊंगा, पर प्लीज एक बात बताइए कि आप दोनों की लाइफ चल कैसी रही है? ऋषभ उसे चिढ़ाते हुए बोला, हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश हैं। मनीष यह सुनकर उसका मजाक उड़ाने के लिहाज से हंसा। मुझे तो लगा था कि आप दोनों अलग हो गए हैं। उसका ऐसे हंसना ऋषभ को पसंद नहीं आया। उसने गुस्से में मनीष की कॉलर पकड़ ली। बहुत हंसी आ रही है तुम्हें? तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं और सुनी हमेशा साथ रहेंगे। मनीष, लगता है आप तक खबर पहुंची नहीं, तभी अपनी बीवी की जगह मुझ पर गुस्सा उतार रहे हैं। ऋषभ उसे सकभरी नजरों के साथ देखते हुए बोला, खबर? कैसी खबर? मनीष, यही कि आपकी बीवी ने अभी तक अपने घर पर आपके और अपने रिश्ते के बारे में नहीं बताया है और तेजस्विनी की शादी कहीं और तय होने जा रही है। यह सुनते ही ऋषभ के हाथों की पकड़ ढीली पड़ गई। उसके हाथ मनीष के कॉलर से दूर हट गए और वह अविश्वास से उसे देखने लगा। मनीष मुस्कुराता हुआ बोला, लगा ना झटका? मुझे भी जब पता चला तो मैं तो बड़ा हैरान रह गया, क्योंकि आप दोनों में तो बड़ा प्यार था जो आंखों से ही झलकता था। जब मैंने यह खबर सुनी तो मुझे लगा था कि शायद आप दोनों अलग हो गए हैं, लेकिन आप बता रहे हैं कि आप दोनों एक साथ बहुत खुश हैं। मैं तो इसलिए यहाँ आया था कि सुनी से पूछ सकूं कि ये सब क्या है और आप लोग अलग कैसे हो गए, ताकि मैं शोक प्रकट कर सकूं। पर सच में सर, बहुत अफसोस हुआ यह जानकर कि आपको तो कुछ भी नहीं पता। लगता है लड़की आपको भी धोखा दे रही है। ऋषभ खुद को संभाल कर बोला, तुम सच कह रहे हो? अगर ये झूठ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मनीष, मैं सच कह रहा हूँ, जब सुनी की शादी हो जाएगी तब आपको पता चलेगा। ऋषभ को अब ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सबसे प्यारी चीज उससे दूर जा रही है। वह अब खुद के एहसासों से ही जद्दोजहद करने लगा। मनीष, इसकी बेस्ट फ्रेंड है राशि। उसकी शादी जिस लड़के से हो रही है उसके बड़े भाई से ही इसकी शादी होने वाली है, वो भी सोल्जर है। ऋषभ अपने अंदर उठे सैलाब को समेटने की कोशिश करने लगा। मनीष ने जब उसे चुप देखा तो बोला,
आपने मुझे सुनी से दूर रहने को बोला था, इसलिए आपकी बात मानकर मैं पीछे हट गया था। लेकिन अब आपको तो पता चल ही गया है कि वह आपको डबल क्रॉस कर रही है। तो अगर आपको ऐतराज ना हो तो किसी और की बजाय मैं ही शादी कर लूं सुनी से, क्योंकि उसके धोखे के बाद अब आप तो उसे अपनाने से रहे। ऋषभ आग बबूला हो उठा और मनीष को पकड़कर मारने लगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा सोचने की भी? उस दिन तुझे छोड़ दिया था, क्योंकि आज तुझे जान से मार दूंगा। सिन्हा सर के पास से लौटते देव ने जब यह देखा तो जल्दी से भागकर मनीष को ऋषभ से दूर किया और उसे पकड़ लिया। मनीष मौका देखकर वहां से जान बचाकर भाग गया। ऋषभ की आंखें गुस्से से लाल हो चली थीं। देव ने उसे बड़ी मुश्किल से काबू में किया। हुआ क्या है? कौन था वो? ऋषभ उसे खुद से दूर कर बिना कुछ कहे क्वार्टर चला गया। देव हैरान परेशान सा उसे देख रहा था। वह ऋषभ की तरफ जाता कि तभी एक जरूरी फोन आ गया और वो वापस सिन्हा सर की तरफ चला गया। ऋषभ अपने कमरे में आया और वहां रखे सामान को इधर उधर फेंकते हुए चिल्लाने लगा, तेज सिर्फ मेरी है। अदिति नाराज सी बोली, ये सब क्या है जय? कुछ साल पहले तुम मुझे अचानक छोड़कर चले गए थे। तुम्हारी इस हरकत पर मुझे गुस्सा करना चाहिए, लेकिन यहाँ तो तुम ही मुझे नखरे दिखा रहे हो। अगर साथ निभाना ही नहीं था तो रिश्ता बनाया ही क्यों? जय ने अदिति की तरफ मुड़कर देखा और गुस्से से उसे घूरने लगा। अदिति, पता है मैं आज तक यही सोचती रही कि जो लड़का मुझे इतना पसंद करता था वो यूं अचानक छोड़कर क्यों चला गया। बस यही था तुम्हारा प्यार। मेरी बहन माही तुम्हारी तारीफें करते नहीं थकती। लगता है तुम उसे भी कुछ दिन साथ रखकर मेरी ही तरह छोड़कर चले जाओगे। डरती हूं कि जो तुमने मेरे साथ किया कहीं माही के साथ भी वैसा ना करो। जय उसकी बात पर हंस पड़ा। अदिति हैरान सी उसे देखने लगी। तुम हंस क्यों रहे हो? जय, तुम्हारी बातें ही ऐसी हैं। अभी इतने भी बुरे दिन नहीं आए मेरे कि एक धोखेबाज लड़की मुझे भरोसे की कीमत बता रही है। अदिति, क्या मतलब है तुम्हारा? जय गुस्से से भर उठा। शर्म नहीं आती तुम्हें अपनी गलती पे पर्दा डालकर मुझ पर उंगली उठाते हुए? हाँ, मेरा प्यार तो सच्चा ही था और जिंदगी भर निभाता भी, लेकिन कोई भी रिश्ता सिर्फ एक तरफ से नहीं निभाया जा सकता। मुझसे कुछ भी पूछने से पहले खुद को देखो। धोखा मैंने नहीं, तुमने मुझे दिया। वो तो मेरी शराफत थी जो तुम्हारे धोखे के बाद चुपचाप तुम्हारी जिंदगी से निकल गया, वरना चाहता तो तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा दे सकता था। अदिति, मैं कुछ समझी नहीं। मैंने कब धोखा दिया? जय, ज्यादा भोली मत बनो। मेरे पीठ पीछे तुम निकुंज के साथ रिलेशन में थी, ये बात मैं जानता हूं। अदिति अब हड़बड़ा गई। ये झूठ है। किसने कहा तुमसे? भूलो मत, प्यार के कई दुश्मन होते हैं। जय, हाँ, और हमारे प्यार की सबसे बड़ी दुश्मन तुम थी। मैं लोगों की बातों पर भरोसा करने वालों में से नहीं हूं। मैंने खुद तुम्हें निकुंज के साथ देखा था और तुम्हारी बातें भी सुनी थी। मुझे पागल बनाने की कोशिश भी मत करना। प्यार करता था तुमसे, लेकिन तुम्हें तो बस टाइम पास। जय कुछ और कहता कि उसे दरवाजे पर माही खड़ी दिखाई दी। वह अब आगे कुछ ना बोल पाया। उसे चुप देख अदिति ने उसे देखा, फिर दरवाजे की तरफ देखा तो माही को देखकर चौंक गई। माही आंखों में आंसू लिए वहां से चली गई। अदिति जल्दी से उठकर माही के पीछे गई। फोन पर बातें करते मंजीत ने जब माही को गायब देखा तो जल्दी से जय के कमरे की तरफ चला। कुछ दूर जाते ही उसे माही और अदिति बाहर जाती दिखी। उन्हें देख मंजीत समझ गया कि गड़बड़ हो गई। जय के चेहरे पर अब कोई भाव नहीं था। आखिर वही हुआ जिसका उसे डर था। उसने अब सब कुछ अपने भोलेनाथ के हवाले छोड़ दिया और चुपचाप लेट गया।